इसमें टाइमिंग स्टार्ट हो गया होगा, देखिए। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी या पर्था, ध्यान दीजिए। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हम। आज बड़ा खुश हो गए तुम लोग, क्या बात है। चलो ठीक है। तो गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी या चिन्ह परिपाटी समझेंगे या पर्था समझेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि परिपाटी का क्या मतलब होता है। परिपाटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि फिजिक्स में कुछ सिद्धांतों को, कुछ लाइनों को बिल्कुल सत्य मान लिया गया है, ठीक है। इसमें कहीं भी डिस्कशन नहीं होता, इससे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे सिद्धांत, ऐसे वाक्य जो है वो परिपाटी बन जाते हैं, पर्था बन जाते हैं, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है, हम आपको आज अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जानते हो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। दो दर्पण होते हैं ना जी, एक अवतल दर्पण होते हैं, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इधर जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा आपका पेंट किया हुआ है, ठीक है। उसको रंग दिए, कलर कर दिए। कभी आईना में देखे हो अपना फेस, आईना में शक्ल देखे हो कभी, तो आईना में फेस देखते हो, वैसा आईना खरीदना जिसके पीछे पेंट नहीं किया हो, तो आर पार हो जाएगा, आपको उस पार की चीज़ें दिख जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम पेंट कर दोगे पीछे में, तो आपको अपना शक्ल दिख जाएगा, क्या जी। तो हमने क्या किया, इस तरह पेंट कर दिया है। और इस तरह का जो हिस्सा है, इस तरह का जो हिस्सा है वो चिकना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चिकना सतह है, कर्व सतह है, वक्रीय सतह है। इसमें भी देखिए पीछे की ओर पेंट है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो चिकना सतह है, जिसको आप प्रावर्तक सतह कह सकते हो, ये जो चिकना सतह है वो इसमें धंसा हुआ है ना, लगता है कोई घुसा मार दिया, धंस गया ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसमें जो चिकना सतह है वो उठा हुआ है, अर्थात उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, क्या चीज। आपको दो दर्पण दिख रहे हैं। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोले का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दर्पण है, इस दर्पण में आप क्या देख रहे हैं, चिकना सतह धंसा हुआ है। वह दर्पण जिसका प्रावर्तक और चिकना सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसको आप पहचानो, ये अवतल दर्पण है। वह दर्पण जिसका चिकना और प्रावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि देख लो, ये मेरा हैंड है, ठीक है। इस हैंड को हम अगर उठाएं तो देखो, ये मेरा जो है ना हैंड है, देखिए ये उठा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये अभी उत्तल दर्पण को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम हैंड को ऐसे कर देंगे तो आपका देखिए ये वाला हिस्सा धंसा हुआ दिख रहा है, तो ये आपके अवतल दर्पण को शो कर रहा है, ठीक है। ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, अवतल हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो ये आपका कौन सा दर्पण हुआ, इसका नाम लिख देते हैं हम नीचे, अवतल दर्पण। और इसका नाम क्या हो गया जी, उत्तल दर्पण। आप लोगों को हमने कुछ परिभाषाएं बहुत अच्छे से बताया है। जैसे कि गोलीय दर्पण के प्रावर्तक सतह का मध्य बिंदु, सपोज करो यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है गोलीय दर्पण का। तो इस प्रावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बस समझ में आया। गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, ये जो ये लगता है ना, देखो अगर हम इस तरह से डॉट डॉट में इमेजिनेशन करें तो आपको क्या लगता है भाई कि एक गोला होगा और गोला का एक ये टुकड़ा होगा, हिस्सा होगा, है ना। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, पोल को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए पोल है, और गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले का केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर पीसी क्या है जी, मुख्य अक्ष है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये पीसी आपका मुख्य अक्ष हो गया। बात समझे कि नहीं समझे। आपको बता दिया गया है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो आपतित होती है,
आने वाली जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर किरण टकराई, टकरा करके लौट जाएगी ना। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है, या जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बताया गया है, देखिए, जिधर चिकना और परावर्तक सतह रहता है ना, प्रकाश की किरण उस तरफ से आपतित होती है, कभी पेंट की तरफ से आपतित नहीं होती है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरफ चिकना सतह है तो किरण इस तरफ से आपतित होगी। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही है। आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराती, याद रखिएगा, जब भी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर आपतन बिंदु होता है और आपतन बिंदु पर लंब डाला जाता है। ये बात आपको पहले ही बता चुकी है। और गोलीय दर्पण की बात करें तो लंब कहाँ से डाला जाता है, तो वक्रता केंद्र से परिधि पर लंब होता है। क्या जी? वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण के परिधि पर क्या होता है, लंब होता है। एक बात ये होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी आपतित किरण ये आई है तो इस बिंदु से टकरा करके लौट जाएगी ना, पार थोड़ा होगी, टकरा करके तो लौट जाएगी। आईना है तो टकरा करके प्रकाश लौट जाएगा ना, पार थोड़ा हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आने वाली किरण टकरा करके लौट गई। लेकिन अगर हम ये जो लौटने वाली किरण है उसको सपोज करें, अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो आपको फील होता होगा कि, है ना, इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रही है। क्या जी? निकलती हुई प्रतीत हो रही है, पर वास्तव में रियल में ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम, है ना, उस गोलीय दर्पण का फोकस करते हैं। बात समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? इसमें किरण किसी एक बिंदु से निकल करके फैल रही है, इसलिए हम उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जबकि ये अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य के समांतर आने वाली सभी आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य के एक बिंदु पर झुक जा रही है, अभिसारित हो जा रही है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब चलिए, इतनी बातें हो गई। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो C और P की दूरी, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है। ये आपका फोकस है, ये आपका ध्रुव है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी f से सूचित करते हैं। ठीक है। बात समझ में आया? इसमें भी सेम बात होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पोल और फोकस के बीच की दूरी, है ना, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताया। अब हम आगे बात करेंगे प्रथा का, चिन्ह परिपाटी का। समझे? चलिए हम इस फिगर को मिटाते हैं। देखो, सपोज करो ये मान लो आपका, ये आपका अवतल दर्पण है। वह दर्पण जिसका परावर्तक और चिकना सतह क्या हो जी, उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, इसमें इसका ये ध्रुव है, ये आपका अवतल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण है। ठीक है। ये आपका वक्रता केंद्र है ना, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो ठीक है। इसमें भी वही होगा। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस ना, मुख्य अक्ष बना रही है। समझो बात को। गोलीय दर्पण में हमने आपको बताया था, गोलीय दर्पण में क्या होता है बाबू, कि वस्तु को हम जब भी रखेंगे ना, बाईं ओर रखेंगे। याद रखिएगा, ये पहला परिपाटी, पहला पड़ता आप नोट करो, ध्यान से सुनिए। गोलीय दर्पण में कभी भी वस्तु को रखा जाता है वो बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाता है? वस्तु को बाईं ओर रखने के पीछे रीजन भी है। क्या रीजन है? देखिए, चिकना सतह इस तरफ है, इसलिए वस्तु को हम इस तरफ रखेंगे।
चिकना सतह इस तरफ है, इसलिए वस्तु को इस तरफ रखेंगे। अजी आप ऐसे समझो, आप जब दर्पण देख रहे होते हो तो जिस तरफ चिकना सतह आपको मिलता है, परावर्तक सतह मिलता है, आप उसके सामने खड़ा होते हो तब ना आपका शक्ल दिखता है, तब ना आपका चेहरा दिखता है, फेस दिखता है। लेकिन जिस तरफ पेंट हो गया, आप उस तरफ जा करके देखो, आईना अभी ऐसे इस तरफ, अभी देखो इस तरफ मान लो अभी पेंट नहीं किया हुआ, ये आपका चिकना सतह है, समतल सतह, आप ऐसे देख रहे हो, यस मेरा फेस दिख रहा है, कमाल का दिख रहा है ना। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पलट देने वाले, पलट दिए ना। अजी मेरा फेस दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है जी? क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है ना, तो पेंट किया हुआ, अगर पेंट किया हुआ के तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु को रख दिया जाए तो उसका उसमें इमेज बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन जैसे हम इसको पलट देंगे, मेरा इमेज इसमें बन जाएगा क्या जी? इसलिए देखो यहाँ पर क्या है, पेंट किया हुआ हिस्सा उधर है, चिकना सतह इधर है, पेंट किया हुआ हिस्सा उधर है, चिकना सतह इधर है। इसलिए जब भी वस्तु को रखा जाता है गोलीय दर्पण में, बाईं ओर रखा जाता है। क्लियर हो गया? गोलीय दर्पण में वस्तु को किधर रखा जाता है जी? बाईं ओर रखा जाता है। एक बात ये होगी। दूसरी बात सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। देखिए हम क्या करेंगे, हमको कहीं भी जाना हो, कहीं भी मापना हो, तो बस खुट्टा गाड़ देंगे, यहाँ पर गाड़ दिए, और जैसे ही खुट्टा गाड़ेंगे, रस्सी पकड़ेंगे या फीता पकड़ेंगे, दौड़ जाएंगे जिधर दौड़ना होगा। समझ में आया? लेकिन सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। 36 दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। अब ये 36 दूरी क्या होता है? मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरी मापोगे, चाहे वस्तु की दूरी मापो या प्रतिबिंब की दूरी मापो, तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर 36 दूरी मापा जाता है। ठीक है, तो 36 दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। पहला पॉइंट, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, 36 दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। तीसरा पॉइंट है ना, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चौथा पॉइंट ना, चौथा पॉइंट क्या बोलेंगे, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। मान लो कि वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए, वस्तु को यहाँ पर खड़ा किया, वस्तु को बाईं तरफ खड़ा करेंगे ना वस्तु, और वस्तु से किरण निकल रही होती है, ऐसा सोचना गलत है। पर बोल देते हैं हम जल्दी में, सामान्यतः बोल देते हैं कि वस्तु से किरण निकलती है। जी नहीं, चंद्रमा से प्रकाश की किरण निकलती है? बिल्कुल नहीं निकलती है। लेकिन चंद्रमा को हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से टकरा करके हमारे नेत्र तक पहुंचती है, इसलिए हम चंद्रमा का हिस्सा जो प्रकाशित हो रहा होता है उसको हम देख पाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो जैसे कि देखिए ना, चंद्रमा कभी आपको आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस हिस्से पर पड़ता है, वही हिस्सा हमको दिखता है। मतलब हम अगर आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, इस मार्कर को देख पा रहे हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि प्रकाश जो है इन सभी वस्तुओं से टकरा करके आपके नेत्रों तक पहुंच रही है, तभी आप उस वस्तु को देख पा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आई तक पहुंचती है। ठीक है, वो भी सीधे। ठीक ना, समझे कि नहीं समझे? तब हम उस वस्तु को साफ सुथरा देख सकते हैं। तो वस्तु को हमने यहाँ रख दिया, तो वस्तु से प्रकाश टकराई और प्रकाश टकरा करके मान लो कि आ रही है, तो वस्तु से प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है, तो प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है ना, तो प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है, तो आपतित किरण की दिशा इस तरफ हुआ और आपतित किरण की विपरीत दिशा इसके इस तरफ हुआ। ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए ये वस्तु है और यहाँ पर जो है ना, सपोज कर लो कि प्रतिबिंब आपका बन गया है नीचे, चलो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, या उस पार बन गया, चलो उस पार बन गया प्रतिबिंब, उस पार बन गया प्रतिबिंब, उस पार बन गया प्रतिबिंब, चलो कुछ प्रतिबिंब आपका नीचे बन गया, चलो कुछ प्रतिबिंब आपका क्या बन गया, नीचे। इसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, इसी वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बना है, वो कंडीशंस पर, स्थिति पर बात होती है। आज हम लोग प्रतिबिंब बनाने ही सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। तो ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश टकराई, इसका इमेज यहाँ पर बना, एक इमेज नीचे बना, ऐसा कुछ कर लो। ठीक है, तो आप देखो ये ध्रुव है ना आपका, ये वस्तु है ना आपका, तो आपको हम बताए हैं वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करेंगे? भी से। याद रहेगा ना? तो सपोज करना चाहते हैं कि भाई हम मापना चाहते हैं कि मेरा वस्तु कहाँ पर खड़ा है, कितने मीटर, दर्पण से कितने मीटर के डिस्टेंस पर मेरा वस्तु खड़ा है, तो हम कैसे मापेंगे? ध्रुव पर तो पोल मतलब गाड़ दिए कुट्टा और फीता लेकर के दौड़ जाएंगे, इस तरफ दौड़ेंगे, इस तरफ दौड़ रहे हैं ना, तो इस तरफ दौड़ रहे हैं और आपकी किरण मेरा इस तरफ जा रही है, दौड़ तुम इस तरफ रहे हो, किरण इस तरफ जा रही है, आप इस तरफ आ रहे हो, तो एक दूसरे के विपरीत तरफ जा रहे हो ना।
तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में तुम वस्तु को माप रहे हो, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यहाँ यू हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या है, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, ये इमेज है, ये प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है और ये आपका क्या है, वस्तु है। अब हम मापना चाहते हैं कि ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो यहाँ पर बना है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बना है। तो देखो हम ध्रुव पर ही पोल खुट्टा गाड़े हैं और चलेंगे किस तरफ, इस तरफ। तो इस तरफ जो जा रहे हैं तो क्या देख रहे हो तुम, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो, मतलब प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की जो दूरी आपका भी है वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये ध्रुव है और ये वस्तु, ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है। अब हम इस प्रतिबिंब को मापना चाह रहे हैं, इस प्रतिबिंब को। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई ये ध्रुव है, हम इस तरफ जाएंगे ना, आपका यहीं पर गड़ा हुआ, आपको जब भी रन करना है, दौड़ना है, इसी बिंदु से दौड़ना होगा, चाहे आप इधर दौड़ो उधर दौड़ो, जिधर मापना है मापो। तो आप इस तरफ दौड़ोगे क्या जी, क्योंकि मेरा प्रतिबिंब ये बना हुआ है। तो आप देखो ध्रुव से इस तरफ दौड़ रहे हो, तो देखो किरण भी इस तरफ जा रही है, अब दौड़ भी उसी तरफ रहे हो मापने के लिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब आप आपतित किरण के दिशा में माप रहे हो क्या, इसलिए आपतित किरण के दिशा में मापी गई ये जो दूरी होगी जिसको आप प्रतिबिंब कहोगे, ये क्या होगा, पॉजिटिव। बस समझ में आया। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे कि देख लो, हम अगर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की बात करें और हम चाहते हैं कि भाई पीसी जो है वक्रता त्रिज्या, पीसी क्या है बाबू, वक्रता त्रिज्या, हम वक्रता त्रिज्या मापना चाहते हैं। तो बताओ वक्रता त्रिज्या मेरा अवतल दर्पण में, दिस इज अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होगी, या मान लो इस वेव पॉइंट आपका एफ है, फोकस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका फोकस दूरी है, छोटी है। ठीक है, तो बताओ फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होगी, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, बताइए। तो आप ध्यान दो, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से हमको कहाँ मापना है, सी मापना है। नॉट मापिंग सी से पी, समझ में आया, ओनली मापिंग पी से सी। हमेशा P से तुमको C ही मापना है, P से आपको F ही मापना है। ठीक है, तो P से आपको C मापना है, तो P से C मापने के लिए क्या करोगे, इधर से दौड़ोगे ना, तुम कहीं रहो, तुमको पहुंचना होगा P तक और फिर दौड़ना होगा, बता दिए। तो P से C की तरफ जो दौड़ रहे हो, तो बताओ आपकी किरण इस दिशा में जा रही है, तुम दौड़ रहे हो इस तरफ, बताओ मापने के लिए दौड़ रहे हो, तो दिशा में माप रहे हो, तो विपरीत दिशा माप रहे हो, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या इसमें क्या होगी, माइनस। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी, माइनस होती है। ठीक है, चलो अब हम फोकस दूरी मापना चाहते हैं, तो बताओ F से P मापेंगे या P से F मापेंगे। देखो बाबू बहुत अंतर पड़ जाता है FP लिखना और PF लिखना। FP का मतलब फोकस दूरी से ध्रुव को माप रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, समझ में आया। और PF लिखने का मतलब ध्रुव से फोकस को माप रहे हैं, फोकस की दूरी को माप रहे हैं, तो ये सही है, समझ में आया। तो ध्रुव से फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी कितनी हो गई, फोकस दूरी F हो गई। बताओ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि विपरीत दिशा माप रहे हैं, इसलिए फोकस दूरी माइनस। तो रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप याद रख सकते हो, समझ सकते हो कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ऊपर बनता है, और जो प्रतिबिंब मुख से ऊपर बनेगा वो आभासी बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, आभासी। और जो प्रतिबिंब मुख के नीचे बनेगा वो ओरिजिनल बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। तो अवतल दर्पण में खास बात होती है, अवतल दर्पण में क्या खास बात होती है कि अवतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दो तरह से बनाता है, एक आभासी और एक वास्तविक। अर्थात अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब हम आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब का जो है ना चिन्ह परिपाटी होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या हो रहा है, आपका माइनस यू हो रहा है। नहीं दिख रहा है जी, माइनस यू हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वास्तविक। मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। बात समझ में आया। आभासी प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात अवतल दर्पण के लिए याद हो गया।
चलिए अब आप उत्तल दर्पण में चलते हैं। चलो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को समझो जी। मान लो कि वस्तु आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया, वस्तु खड़ा कर दिया ना, तो वस्तु से किरण निकल रही है, इस तरफ जा रही है, तो आपतित किरण की दिशा इस तरफ हो गई। और उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है, नोट कभी भी नहीं बनता आभासी वास्तविक। ओनली का ओनली जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही बनता है, उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब। और जब आभासी बन रहा है तो मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा या नीचे? ऊपर बनेगा। तो चलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपका मेरा यहाँ पर बना, ठीक है। इसमें तो तार बनता है, बहुत छोटा बनता है, चलो ठीक है, ये छोटा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ध्रुव है और ये क्या है? वस्तु है। और ध्रुव है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। बड़ा ध्यान से देखो बच्चों। और ये पॉइंट आपका फोकस, ये पॉइंट क्या आपका? फोकस। तो बताइए पी से लेकर के सी की दूरी क्या होगा? बता दो। पी से लेकर के सी की दूरी पकड़ता है यार। पी से लेकर के एफ की दूरी क्या होगा? बताओ तो। फोकस दूरी छोटी एफ, यस या नो? यस। चलिए ये आपका क्या है? यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है ना, ये प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये आपका P से लेकर के इसकी जो दूरी है वो आपका माइनस ये भी होगा ना। और आपका ये वस्तु है, ये ध्रुव है, इसकी दूरी आपका ये क्या हो गया? U हो गया। वस्तु की दूरी U है ना, प्रतिबिंब की दूरी भी है ना, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या, ये सब समझो तुम, ठीक है, समझो। तो अब मान लीजिए कि हमको मापना है कि मेरा जो वस्तु है, वस्तु से ध्रुव की दूरी कितनी है, अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है। तो तुमको P से इस तरफ जाना पड़ेगा। तो तुम इस तरफ जाओगे तो बताइए माइनस होगा कि प्लस होगा? यहाँ पे छी माइनस होगा, क्योंकि आपतित किरण इस दिशा में नहीं दिख रहा है जी। ये आपतित किरण है, आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और आप इस तरफ मापोगे ना, क्योंकि दौड़ोगे तो तुम यहीं P से ही, तो इस तरफ दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आपका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या समझ में आया? वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है? माइनस होती है, ठीक है, हमेशा माइनस होती है, क्योंकि आप वस्तु को बाईं ओर रखते हो क्या जी। चलो वस्तु की दूरी माइनस हो गई। प्रतिबिंब मेरा देखिए किधर बन रहा है? इधर बन रहा है। तो अब देखिए ध्रुव से तुम प्रतिबिंब की दूरी मापोगे तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, क्योंकि आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और मेरा वस्तु भी इस तरफ खड़ा है, तो तुमको ध्रुव से इस तरफ मापना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में है ना, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो तुम क्या करोगे? इधर दौड़ोगे ना, तो P से F की जो दूरी मापने के लिए दौड़ोगे जी, आपतित किरण के दिशा में दौड़ोगे या विपरीत दिशा में दौड़ोगे? P से F की तरफ दौड़ रहे हो ना, तो दिशा में दौड़ रहे हो। आप किरण भी इस तरफ जा रहा है, दौड़ भी तुम उस तरफ रहे हो क्या जी। तो आपतित किरण की दिशा में दौड़ रहे हो, तो क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। तो याद रखिएगा अब कौन दर्पण है? ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, यही दोनों में अंतर है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या धनात्मक। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या आपको हमने इतनी सी बातें समझा पाया? चलो कोई दिक्कत है? तो ये आपका चिन्ह परिपाटी है। क्या क्या हम एक बार शॉर्ट नोट कर देते हैं। सबसे पहली बात, वस्तु को हमेशा गोलीय दर्पण में बाईं तरफ रखा जाता है। दूसरी बात, क्षैतिज दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। तीसरी बात क्या बताएं हम कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चौथी बात, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए ठीक है। पांचवी बात, अगर हम बात स्पेशल प्रतिबिंब के लिए करते हैं, स्पेशल दर्पण के लिए करते हैं, तब क्या बात होती है? अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ गया? उसके बाद हमने ये भी जाना कि अवतल दर्पण दो तरह का प्रतिबिंब बनाता है, एक आभासी और एक वास्तविक। दो तरह का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब जो है याद रखिएगा, एक चीज और पॉइंट उसमें जोड़ोगे, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी ऊंचाई, चाहे वो वस्तु की ऊंचाई हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, सभी ऊंचाई धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बात ये भी जोड़ोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बना रहा है ना, मतलब अवतल दर्पण का आवर्धन की अगर बात करें तो वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन उत्तल दर्पण ओनली बनाता है आभासी प्रतिबिंब
इसीलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। बोलोगे भैया आवर्धन क्या है? तो आवर्धन आपको बता दिया गया है, m बराबर होता है h डैश बटे h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है v बटे u, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो अगर हम उत्तल दर्पण की आवर्धन की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब मुख से ऊपर बनता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h डैश है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, अर्थात उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा प्लस होता है। ये उत्तल दर्पण के लिए बात हो गई। लेकिन देखिए अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में देखिए ना भाई, प्रतिबिंब मेरा नीचे भी बना, प्रतिबिंब मेरा ऊपर भी बना, मतलब आपका h डैश प्लस भी हो सकता है और h डैश माइनस भी हो सकता है। मतलब आवर्धन आपका दोनों हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस तरह से हमने गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी या प्रथा को समझ लिया। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, क्या जी? चलिए ठीक है, तो अब हम आगे की बात बताते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना। क्या बनना सीखने वाले हैं? प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना है ना, प्रतिबिंब का बनना किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। चलिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, और अलग अलग जगहों पर अगर वस्तु की स्थिति अलग अलग हो तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम बस अवतल दर्पण को कवर करेंगे। कल अगर टाइम मिला तो आज उत्तल को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझिए। ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को समझिएगा थोड़ा सा। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है समझिए। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ये पॉइंट क्या है जी? ध्रुव है। ये पॉइंट क्या हो सकता है? सी हो सकता है। ये मिलाने वाली रेखा क्या हो सकती है? प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है। ठीक है, चलो समझो। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक हमने वस्तु खड़ा कर दिया, वस्तु खड़ा कर दिया ना, वस्तु से हम जो किरण निकालेंगे तो निकलने वाली किरण देखिए किधर किधर से होकर गुजरती है। तो वस्तु से तीन तरह की किरण निकलेगी। कितने किरण निकलेगी? तीन तरह से किरण निकलेगी। वस्तु से जो निकलने वाली पहली किरण होती है, समझ में आ रहा है ना, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद वो फोकस से होकर के लौट जाती है। फोकस से होकर के क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो पहला कंडीशन ये हो गया, पहला किरण ये हुआ, पहला किरण है ना। तो यहाँ पर वस्तु ना खड़ा करके आपको फील बस करवा रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु है। तो पहला किरण ये हो गया। ठीक है, पहला किरण क्या होता है जी? पहले किरण का मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, अवतल दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद हुआ फोकस से होकर के गुजर गई। एक बात ये हो गया। दूसरी बात है, किरण जो है जितना कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित होती है, जितना कोण बनाते हुए वो ध्रुव पर क्या होती है? आपतित होती है। किरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जितना कोण बनाते हुए किरण ध्रुव पर आपतित होती है, उतना कोण बनाते हुए वो टकरा करके लौट भी जाती है। अर्थात ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। देखो किरण कैसे कैसे निकलती है और कैसे कैसे गुजरती है। एक किरण वो जो मुख्य के समांतर गई, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरी। ठीक है, एक किरण वो जितना कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित हुई, उतना कोण बनाते हुए रिटर्न हो गई। कोई दिक्कत? तीसरा किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। तीसरा किरण कहाँ से होकर गुजरती है? वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी, बोलिए जी, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी ना। चलिए, और वक्रता केंद्र से होकर के जो गुजरती है किरण, तो ये जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या हो जाएगी? फिर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। कैसे आपतित होगी बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीन तरह के किरण हैं।
पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है और परावर्तन हो गई है फोकस से। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी है। दूसरा किरण वो ध्रुव से जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई है उतना कोण बना करके वो रिटर्न भी हो गई है। तीसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर के रिटर्न हो गई है। बात समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको ड्रॉ कर लीजिए समझ कर। फटाफट कॉपी में नोट करें, जल्दी करो। जोर से लग गया क्या जी? चलिए फटाफट नोट कीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान नहीं किया। किरण क्या होता है, थोड़ा सा इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप लोग को। हाँ, जैसे ये वक्रता केंद्र से होकर के किरण गई है ना, तो वक्रता केंद्र से होकर के जो जाने वाली किरण होती है वो जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरने वाली प्रकाश की किरण होती है वो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अगर किरण जो है फोकस से होकर के गुजरी है, फोकस से होकर के, चौथा किरण, हम अलग अलग फिगर बना करके समझा दे क्या, इसी में समझ रहे हो? चौथा किरण जो होती है ना, चौथा किरण वो फोकस से होकर के जब गुजरेगी तब वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। बस समझ में आया? बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, बाकी सब कुछ सही है। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से परावर्तित हुई। दूसरा किरण जितना कोण बनाते हुए आई उतना कोण बना करके लौट गई। ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही कोण बना करके लौट जाती है ना। तीसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर अगर गुजर रही है तो वक्रता केंद्र से ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। और चौथा किरण अगर फोकस से आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर रिटर्न होती है। समझ में आया? चलो जल्दी नोट करो, 4 पॉइंट है, जल्दी नोट करो। कभी कभी मिस माइंड हो जाता है, फटाफट करो। फटाफट करो, जल्दी से मिटा दें। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो जी? अनंत। पहला शब्द, वस्तु कहाँ पर होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, अवतल दर्पण में ना, तो अवतल दर्पण बना लिए। यहाँ ध्यान दो, समझने का प्रयास करो आप लोग फटाफट। ये अवतल दर्पण बनाया ना, अवतल दर्पण बन गया। इसका ये पॉइंट ध्रुव है, क्या है जी? ध्रुव। और ये पॉइंट आपका वक्रता केंद्र है ना, और ये गुजरने वाली रेखा क्या कहलाई बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष ना। वस्तु कहाँ पर है जी? अनंत पर। अनंत पर कहने का मतलब वस्तु जो है बहुत दूर स्थित है, और जब वस्तु बहुत दूर स्थित हो मेहुल जी, तब आपको वस्तु दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अनंत पे रहने वाली वस्तु दिखती नहीं है, इसलिए तुम मुख्य अक्ष पर वस्तु को बनाओगे नहीं। तो अनंत पर वस्तु है, हमको तो प्रकाश से ना मतलब है जी, हमको प्रकाश किरण से मतलब है। तो वस्तु मेरा अनंत पर है कौशल बाबू, और अनंत से जो प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो वस्तु तो हमें दिखेगा नहीं, बस प्रकाश की किरण आ रही है। तो अनंत से जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है वो क्या होता है, जब दर्पण से टकराती है तो टकरा करके एक बिंदु से होकर के क्या हो जाती है, गुजर जाती है, और उस बिंदु का नाम है फोकस। उस बिंदु का क्या नाम है? फोकस। उस बिंदु का नाम क्या है?
फोकस, और प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है। ये हमको तो बताओ। चलो क्या बोले हम बताओ। हम बोले कि अनंत से आने वाली किरण, विष्णु सर को दे दो। अनंत से आने वाली जो किरण होती है, अनंत से जो आने वाली क्या होती है जी, किरण होती है। अनंत से जो आने वाली किरण होती है, मतलब अगर वस्तु अनंत में है तो किरण अनंत से आ रही है। अनंत से आने वाली किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है। जिस बिंदु पर वो अभिसारित होती है, फोकसित होती है, उस बिंदु का नाम क्या है, फोकस है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब, वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, मुख्य अक्ष के फोकस पर। मुख्य अक्ष के फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अनंत में, प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पर। स्थिति कैसी होती है, स्थिति तो प्रतिबिंब की स्थिति बता दिए। उसके बाद प्रकृति कैसी होती है प्रतिबिंब की जी, हेलो, प्रकृति कैसी होती है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है। कैसे बनता है, बहुत छोटा, मतलब बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का बहुत छोटा बनता है बच्चों, समझ में आया। चलिए, बिंदु का आकार का बहुत छोटा बना। दूसरा क्या, वास्तविक बना, क्या ये तो आकार बताए भाई, बहुत छोटा बना। वास्तविक बना या आभासी बना, तो चलिए वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना, वो पक्का उल्टा होगा। क्या होगा जी, उल्टा होगा। बस समझ में आया। आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। समझ लीजिए, है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना। वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, तो वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रतिबिंब जो है वो बिंदु के आकार का अत्यंत छोटा होता है, और वह वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। ये अनंत में जब वस्तु हो तब उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। देखिए दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो। हम इतना बड़ा ना लिख करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव और किसके बीच हो, सी के बीच में हो। क्या जी, इन्फिनेटिव मतलब अनंत, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने फिगर बनाया, बिल्कुल ध्यान से समझोगे बच्चों। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, इसका ध्रुव है, ठीक है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, कोई दिक्कत। चलिए, वस्तु मेरा कहाँ पर है, ये मान लीजिए इस तरफ अनंत है, अनंत है, और ये वक्रता केंद्र है। और वस्तु मेरा कहाँ स्थित है बच्चों, बताओ ना कहाँ स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हम वस्तु को यहाँ पर खड़ा कर दिए। किसी को कोई तकलीफ है जी, ये आपका वस्तु है, इस वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए और बी। ए भी वस्तु हो गया, कोई दिक्कत, ए भी क्या हो गया बताइए, वस्तु हो गया। तो ए भी आपका वस्तु खड़ा है, ठीक है। और वस्तु से आप जानते हो किरण निकलती है, 4 तरह का किरण निकाल के बताएं। पहला किरण वो जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर गुजरी। क्या जी, चलो हम पहला किरण का यूज करते हैं। आप कोई भी 2 किरण का यूज करके प्रतिबिंब बना सकते हो। 4 किरण हमने आपको बताया ना ट्रिक में, अभी तुरंत आप कोई भी 2 किरण को यूज करोगे और आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, आपकी विश है। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, बोलो गई कि नहीं गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई ना किरण। और किरण जाने के बाद, टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरी जी, फोकस से होकर के गुजर गई, कोई दिक्कत। दूसरा किरण कहाँ से गुजारना चाहते हो तुम, वक्रता केंद्र से गुजारना चाहते हो कि जितना कोण बनाते हुए ध्रुव पर आएगी उतना कोण बनाते हुए जाएगी, या फिर फोकस से होकर गुजारोगे तो मुख्य के समांतर रिटर्न हो जाएगी। हम वक्रता केंद्र बहुत पसंद करते हैं इसको, क्या है कि इसमें टेंशन नहीं रहता है। टेंशन क्या नहीं रहता है कि वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गई है, वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गई है तो फिर क्या हो जाएगी, लौट भी तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। यस या नो, यस। तो देखिए, अब 2 किरणें आपस में जिस बिंदु पर टकराएगी उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनने वाला है। उसी बिंदु पर क्या बनने वाला है बच्चों, प्रतिबिंब बनने वाला है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और प्रतिबिंब देखिए, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना तो उल्टा बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा, उल्टा। इसमें ए ऊपर है तो ए क्या हो जाएगा, नीचे। बी क्या हो जाएगा, ऊपर। ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर ए भी वस्तु है कौशल जी, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। क्या समझ में आ रहा है सबको? आपने प्रतिबिंब बनाने सीखा कि नहीं सीखा? कैसे सीखे जी? आपने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच खड़ा किए, वस्तु से दो किरण निकली, एक किरण मुख्य के समांतर गई, फोकस से होकर के लौट गई, ठीक है। दूसरा किरण कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर के, है ना, गुजरी है, तो वह उसी से होकर के क्या हो गई, लौट गई। तो दोनों किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, उस बिंदु पर आप प्रतिबिंब बनाओगे। यहाँ पर मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। बात समझ में आया? तो बताइए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बना जी? बताइए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, देख लीजिए। तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, देख लो। और इसकी प्रकृति कैसी होती है जी? प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब तो बता दिए सी और एफ के बीच बनता है, इसकी प्रकृति बताइए, है ना। क्या होता है देखिए, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? देखो देखो तो, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। तो बोलेंगे वस्तु से कैसा बनता है प्रतिबिंब? छोटा बनता है। और मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो इसका मतलब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और जो उल्टा होगा वो ओरिजिनल होगा। समझ में आया? तो चलिए वास्तविक बनता है, ठीक है। तो बस आपको इतना सही करना है। क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो कहिएगा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वस्तु की जो प्रकृति होती है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वस्तु से छोटी होती है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये दो चीज समझ में आ गया आप लोग को। आप लोग क्या करोगे, हम आपको एक तरीका बताते हैं। एक आपके पास 1.5 सुई होता है ना, प्रकार दीजिए तो 1.5 सुई। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपकी जो कॉपी में लाइंस होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके लाइंस होते हैं। इस तरह से आपके कॉपी में बहुत सारे लाइंस बने होते हैं। आप क्या करोगे, 1.5 सुई का नोक यहाँ पर रखोगे, रख दिए, बोलो ना जी। 1.5 सुई का नोक रखने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा चाप को बढ़ा करके हल्का सा ऐसे काटोगे। ऐसे काटोगे ना, जब आप ऐसे काटोगे तो आपका एक इमेज बन गया। बना कि नहीं बना? आप क्या करोगे, इस तरफ प्रिंट कर दोगे, आपका कौन दर्पण बन गया? आपका दर्पण। और जहाँ पर तुम 1.5 सुई का नोक रखे हो वहाँ पर सी दे दोगे, यहाँ पर पी दे दोगे, और इसके बीच में एकदम मिडिल पॉइंट पर तुमको क्या बनाना है, ऐप बनाना। ये नहीं कि ऐप इधर बना दोगे, ज़्यादा उधर बना दोगे, नहीं, मिडिल पॉइंट पे ऐप बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, मुख्य के समांतर किरण को आपतित कराओगे, ठीक है। उसके बाद आपतित करा करके एक तो फोकस से गुजार दिए, और दूसरा किरण क्या करोगे, जो वस्तु होगा उसको वक्रता केंद्र से और फिर उसी से रिटर्न कर दोगे, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है? चलो ठीक है, तो आप इसको नोट करो फटाक से, तो फिर हमें टाइम है। हो गया। माइक यूज नहीं किया, मेरी याद दिलाई। बिना माई का कैसे आवाज हुआ होगा, तुरंत बेकार, सारा मेहनत बेकार, सारा मेहनत। कहाँ बोला? बोला
चलो मिटा दें। मिटा दूं? चलो चलिए अगला पॉइंट। अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे हम? तीसरा पॉइंट ना, वस्तु को अब वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? वस्तु को वक्रता केंद्र पर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं सी पर। वस्तु सी पर है, वक्रता केंद्र पर है। बड़ा ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ। ये आपका अवतल दर्पण है ना जी, ये अवतल दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ना, ये ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। और वस्तु आपका इस बार कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर। देख लो सी पर वस्तु है ना, वस्तु आपका ए भी हो गया, वस्तु सी पर है ना। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होगी। देखो आपतित हुई और टकराने के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी ना। एक किरण ये, दूसरी किरण आप सी से गुजार दो, सी से गुजार दें तो देखिए वस्तु से होकर के निकली किरण और सी से गुजरी और फिर ये रिटर्न भी हो गई ना। जैसे आई थी वैसे चली गई क्या? और दोनों किरण इस बिंदु पर टकराया ना और इस बिंदु पर बन गया आपका प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये आपका ए डैश हो गया और ये आपका बी डैश हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? देख लो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु कैसा बनता है? तो जितना बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत भी आई है। समझ में आया? तुम बोलोगे भैया हमको इस तरह से नहीं समझ में आया, चलो दूसरा समझाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है ना। वस्तु जो है सी पर स्थित है, मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तित होकर के कहाँ से होकर गुजरी? फोकस से होकर गुजरी ना। तो दूसरा किरण को चलो जितना कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित हुई थी उतना कोण बनाते हुए वो, जितना कोण बनाते हुए वो ध्रुव पर आपतित होती है, चलो आपतित हुई ना, तो उतने कोण बनाते हुए, ध्यान दीजिए, उतने कोण बनाते हुए ये कट भी जाएगी, उतने कोण बनाते हुए निकल भी जा रही है। समझे? दोनों देखो यहाँ पे काट रही है ना, तो सी पर ही बनेगा। थोड़ा सा इंची 1.5 सुई से बनाओगे आपका परफेक्ट फिगर बनने वाला है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ही जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपको जैसे समझना है समझो। ये मस्त तरीका है। मुख्य के समांतर गई, फोकस से होकर के गुजरी और फिर दूसरा वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से लौट गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो आप बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना? सी पर ही बना ना। इसकी प्रकृति कैसी हुई बताइए? प्रकृति बताइए, प्रकृति बराबर ना, वस्तु के बराबर। और बताओ उल्टा, और बताओ वास्तविक। चलो ठीक है, अब वस्तु को हम देखो, पहले देखो, पहले मेरा अनंत पे था, फिर रखे अनंत और सी के बीच, अब रखे सी पर, अब रखेंगे सी और एफ के बीच। ठीक है, चलिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये सी है, मिलाने वाली रेखा पी सी है, और ये आपका पॉइंट क्या है? एफ है ना। वस्तु को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। देखो रख दिए, देख लो, वस्तु से किरण निकली, मुख्य के समांतर गई और फोकस से होकर गुजरी। कहाँ से होकर गुजरी? फोकस से होकर के गुजरी। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से ना। दूसरी किरण कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। देखो, और दोनों किरण एक दूसरे को टकरा रहा है ना इस बिंदु पर,
बोलो टकरा रहा है ना, इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। देख लो कितना कितना ज़बरदस्त प्रतिबिंब बन रहा है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। देख लो वस्तु आपका ए बी है और प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश, देख लीजिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो क्या समझ में आया जी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है ना, फोकस से होकर के लौटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर जो है वक्रता केंद्र से होकर गई है और वक्रता केंद्र से होकर के क्या हो गई, लौट गई। दोनों किरण आपस में इस पॉइंट पे टकराई है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो बताओ हमको क्या क्या हुआ, प्रतिबिंब कहाँ पर बना बताओ तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बना है, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बना है। एक बात और, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रकृति बताइए, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब, बड़ा है ना जी। चलिए ठीक है, बड़ा है। आवर्धित बोलिए इसको, आवर्धित, आवर्धित कहिए या बड़ा कहिए, एक ही बात हुआ। चलिए बड़ा है या आवर्धित है। उसके बाद बताइए उल्टा है कि वास्तविक, वास्तविक उल्टा दोनों है ना, उल्टा भी है और वास्तविक भी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। ठीक है, कहाँ से किरण गुजारना, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो दूसरा, पांचवा देखिए बताते हैं। आपका अवतल दर्पण है ना, ये आपका अवतल दर्पण है। इंक दोनों मार्कर में दी। ये आपका ध्रुव है और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ना। चलिए ये आपका फोकस है। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बच्चों, सी और एफ के बीच में वस्तु था ना, अब एफ पर रखेंगे वस्तु को। कहाँ पर रखेंगे, एफ पर। एफ पर रखेंगे तो जादू ही हो जाएगा, इसलिए जादू को बढ़िया उस जगह पे दिखाते। देखो यहाँ आप जादू दिखाते हैं। ठीक, चलो देखो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। कोई दिक्कत? चलिए वस्तु, ये आपका फोकस है। वस्तु को हमने फोकस पर खड़ा किया। वस्तु को कहाँ खड़ा किए हैं, फोकस पर। फोकस पर खड़ा किया ना, तो फोकस पर जब वस्तु को खड़ा करेंगे तब क्या होगा, देखिए मुख्य अक्ष से समांतर किरण जाएगी कि नहीं जाएगी, समांतर किरण गई और टकरा करके फोकस से होकर गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, बोलो ना, फोकस से होकर लौटेगी। और दूसरा किरण कहाँ से, दूसरा वक्रता केंद्र से ना, दूसरा किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से। देख लो दूसरा किरण वक्रता केंद्र से। अब देखो ये तुम अगर गौर फरमाओगे तो तुम देखोगे ये दोनों फैल रहा है, फैल रहा है ना, ये दोनों क्या हो रहा है बताओ, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, यस फैल रहा है कि काट रहा है बताओ, फैल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इंची से बनाओगे ना तब बन जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। फैल रहा है कि काट रहा है, गौर फरमाओ, काट रहा है ना, लेकिन कहाँ काट रहा है पता चल रहा है तुम लोग को, अनंत पर काट रहा है। देख लो कहाँ पर काट रहा है, अनंत, अनंत पे काट रहा है। आपको दिख रहा है मुख्य अक्ष पर काट रहा है क्या, मुख्य अक्ष पर नहीं काट रहा है जी, अनंत पर काट रहा है। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वो तो बना दिए हम, अब कहाँ बना रहे हैं, वस्तु को कहाँ पर बना रहे हैं हम, फोकस पर बना रहे हैं। और ये वाली जो कंडीशन है, वस्तु को फोकस पर बना रहे हैं। देखिए बात क्या होता है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, वस्तु को, बच्चा अक्सर यही गलती करेगा, तुरंत जैसे ही सब बनाते आ रहा है वैसे ही बनाते आएगा और फिर गलती हो जाएगा। गलती क्या होगा कि वैसे ही फोकस पर वस्तु को खड़ा किया, ज़बरदस्ती प्रतिबिंब खींचेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, लाइन खींचेंगे, ज़बरदस्ती मिला देगा, भैया प्रतिबिंब बन गया, अनंत पर बन गया, बहुत बड़ा बन गया, ऐसे ऐसे कुछ बोलेगा, समझे कि नहीं समझे, और गलती हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात ये समझिए, हम दो जगह पर कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। अगर वस्तु अनंत पर हो तो आप वस्तु को नहीं देख पाओगे, और वस्तु को अगर आप फोकस पर रख दोगे तब नहीं देख पाओगे। बोलो कहिया, बोलो क्यों। सपोज करो कि अगर मान लीजिए कि आप पर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, तो आपको नहीं देख पाओगे। आप मनीषा है या नहीं पता ही नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा प्रकाश में देखिए हम कब देख पाते हैं, नॉर्मल लाइट में हम जो है आपको दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी वस्तु पर बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ जाए तो आप नहीं देख पाइएगा। जैसे कि कभी आप लोग कैमरा ही यूज़ किए हैं ना, आप कैमरा का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आपका शक्ल नहीं पहचानने में आएगा कि आप जिया हो या नासरीन हो। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा तो आपका फेस स्पष्ट नज़र नहीं आएगा। कभी किए हो ऐसा,
नहीं किए हो? होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ है, किसी भी वस्तु पर अगर अधिक प्रकाश पड़ रही है तो वह वस्तु जो है पूरा पूरा सफ़ेद हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है पूरा, ऐसा समझिए। तो फोकस पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, ये बात सही है। लेकिन फोकस पर स्थित वस्तु को आप साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। पॉइंट नंबर हम 5 बता रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर है? एफ पर है। एफ पर है तब प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। ये आपका अवतल दर्पण है बच्चों, है ना, और ये आपका ध्रुव है, और ये वक्रता केंद्र है, और मिलाने वाली रेखा पीसी मुख्य अक्ष है। ये आपका फोकस है, और वस्तु को हम फोकस पर रखे हैं। फोकस पर वस्तु अगर है तो उसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो फोकस से किरण निकल रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना। फोकस से निकलने वाली, फोकस से होकर गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, बताएं ना। चलो ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगी, और प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। देखिए, तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रकृति कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता है। उल्टा होता है और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक, याद रखिएगा। अगर वस्तु फोकस पर हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दिखता नहीं है, और प्रकृति इसकी बहुत बड़ी होती है अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही होता है, ठीक है। एक और है, हम बता देते हैं आप लोगों को, लास्ट 5, 6, 6 पोजीशन। 6 पोजीशन में क्या है? वस्तु को हम अब एफ और पी के बीच में रख रहे हैं। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? एफ और पी के बीच में रख रहे हैं। देख लीजिए, ये आपका पोल है, ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है ना। चलो देख लो, ये आपका फोकस है। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं जी? एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। ये भी वस्तु हो गया। अब क्या होने वाला है? देखो, बहुत इसमें इंटरेस्टिंग बात होने वाला है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और फिर कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजर गई ना। चलो ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। देखिए, ये फैल रहा है ना पीछे, ये क्या हो रहा है? फैल रहा है, तो ये तो काटेगी नहीं इधर, इसलिए इधर प्रतिबिंब बनने का कोई चांस नहीं है। तो इमेजिनेशन कर लिया गया कि चलो भाई पीछे बढ़ा दिए हम, परावर्तित किरण जो था उसको हम पीछे बढ़ा दिए, है ना, आने, और जो है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही थी उसको हम क्या कर दिए? पीछे बढ़ा दिए। तो दोनों एक दूसरे को देखिए इस बिंदु पर काटा ना, और इस बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब। समझो, ये समझ में नहीं आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वस्तु को हमने एफ और पी के बीच रखा ना, वस्तु से 2 किरण निकली, एक मुख्य के समांतर गई, फोकस से होकर के रिटर्न हो गई, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर के गई, और फिर उसी से होकर के क्या हो गई? लौट गई, ठीक है। तो दोनों किरण एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है, क्योंकि ये फैल रहा है प्रकाश की किरण, इधर कटने की संभावना नहीं है। समझे कि नहीं समझे? इधर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? जो वक्रता केंद्र से जा रही थी किरण उसको पीछे बढ़ा देंगे, और जो फोकस से होकर के जा रही थी किरण उसको भी हमने क्या कर दिया? पीछे बढ़ा दिया। इमेजिनेशन किया, समझे ना। वो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल रूप से हो रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, और ये इमेजिनेशन से हो रहा है, कल्पना से हो रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब का स्थान बताइए। प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के उस पार ना, तो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के उस पार बन रहा है। चलिए ठीक है, इसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी है? प्रकृति सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, और क्या बताइए? आभासी है। जो सीधा होगा वो आभासी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना सीखा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब, है ना, उसका जो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा? तो बताओ, वक्रता केंद्र पर। वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तभी तो जा करके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है?
तो अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को हम F और P के बीच में रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अवतल दर्पण में कौन ऐसा पोजीशन है जहां पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप इसको नोट करो, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आया तो पूछो हमसे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।